महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ उनके जो दो बेटे हैं अब वो भी जेल की हवा खाएंगे, ऐसा ईडी के सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। क्योंकि अब ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 7000 पन्नों की चार्जशीट तैयार कर ली है और इस चार्जशीट में जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उनकी भी गवाही है और इसके बाद ये तैयारी की गई है सारी। अब आपको बताएं, इनके जो दो बेटे हैं ऋषिकेश और सलिल देशमुख, ये भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। अभी तक इन दोनों से कोई पूछताछ ईडी ने नहीं करी है। अभी तक जितने सबूत गवाह जुटाने थे वो जुटाए गए और अब ये जो चार्जशीट है ये बाकायदा जो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जाने के बाद अब ये माना जा रहा है कि अनिल देशमुख के बाद अब उनके बेटों के नाम भी सम्मन लिए जाएंगे कोर्ट से और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि पहले 12-13 घंटे की पूछताछ हुई थी अनिल देशमुख से और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी कोर्ट में, जो गवाह और बाकी सबूत प्रस्तुत किए थे ईडी ने। इसके बाद ये किस्सा सारा शुरू हुआ था परमबीर सिंह से, जो कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर थे और उन्होंने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया था सीधा सीधा अनिल देशमुख के ऊपर कि 100 करोड़ रुपए की उगाही में ये जो गृह मंत्री हैं ये पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं और पुलिस के जरिए उगाही करवाते हैं। जब ये आरोप परमबीर सिंह ने लगाए थे तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। अगर महाराष्ट्र की जगह यह किस्सा कहीं भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो आपको बता दूं कि सारा विपक्ष इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहा होता। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी तो 3 दलों की सरकार चला ही इसलिए रहे हैं कि उनको सत्ता चाहिए, इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस्तीफा किसका हुआ? अनिल देशमुख का। ठीक है, जांच हुई, लेकिन आज वो जो जांच है ईडी कर रही है, सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई इस केस में जो गवाह हैं परमबीर सिंह, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई। और ये महाराष्ट्र की सरकार में जब से उद्धव सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि सरकार के ऊपर यदि कोई सवाल उठाए उसके ऊपर एफआईआर होती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे थे, उसके बाद जो एक टीवी चैनल रिपब्लिक इस बात को उठा रहा था, अर्नब गोस्वामी, जो आए दिन 7 बजे इस मुद्दे को उठाकर आते थे, नए नए रहस्य उद्घाटन कर रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए एफआईआर कर दी गई, केस फर्जीवाड़ा किया गया। किस तरह से फर्जी टीआरपी का एक केस बनाया गया, चैनल को बंद तक करने की साजिश कर दी गई। इससे ज्यादा और क्या होगा? लेकिन अपनी कमियों को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। ये आज आप देखिए कि अब जो ये 7000 पन्नों की चार्जशीट आई है, इसमें परमबीर सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, निश्चित रूप से जेल से बाहर आने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि आपको बताएं, इसमें 50 करोड़ रुपए की तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग आप समझते हैं कि विदेश से धन आना और वो भी बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के पूरा किए हुए, नियमों को ताक पे रखते हुए। अब इसमें कौन कौन और इन्वॉल्व हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। लेकिन आपको बता दूं, इसमें 2 बेटों का नाम है और इसके अलावा जो अभी तक ये हैं इसमें आरोपी बनाए गए हैं, एक है इनके सीए परमबीर सिंह के, जिनका नाम है भाविक पंजनानी, वो इसमें आरोपी बनाए गए हैं। पूछताछ होनी बाकी बेटों से है, आएंगे वो भी लपेटे में। लेकिन अभी तक सीए को इसमें आरोपी बनाया गया है। और आपको बताएं, इसमें जो परिवार के 27 परिवार के लोगों के द्वारा 27 फर्जी कंपनी बनाई गई और उस फर्जी कंपनी बनाकर उसके जरिए पैसों का लेन देन किया गया। यानी रिश्वत का पैसा, उगाही का पैसा कंपनियों में दिखाया गया, जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कंपनी कहीं थी ही नहीं। लेकिन उस 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलने के लिए शेल कंपनियां बना दी गई। अब ये तो मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार ना होती तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी शेल कंपनी नाम सुना था? जितनी ईडी ने कार्रवाई की है, आपको बताऊं, नोटबंदी के बाद से ये पहली बार नाम सुना
कि लोग ऐसा भी करते हैं कि फर्जी कंपनी बना लेते हैं जो कंपनी होती ही नहीं है। कंपनी बना लेते हैं, फिर उस पर सरकार से मदद ले लेते हैं, लोन भी पास हो जाता है, फिर उस पैसे को हड़प लेते हैं, मौज करते हैं, फिर वो कंपनी घाटे में, क्योंकि जो है ही नहीं उसे बंद दिखा देंगे। लोन गया जीरो जेब में, बैंक भी एनपीए कर देता है कि साहब लोन वसूली नहीं हो रही, कंपनी घाटे में चली गई, कंपनी तो बंद हो गई। नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली तो मेरे जैसे टैक्स पेयर का नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने जो पैसा टैक्स में दिया है वही तो गवर्नमेंट और वही तो बैंकों में पहुंचता है। बैंक को तो 1 मिनट लगती है कि साहब कंपनी डूब गई, लोन एनपीए हो गया, माने खत्म। मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा जो सड़क में लगना था, जो अस्पताल बनना था, इससे स्कूल बनना था, हाईवेज रोडवेज बननी थी, वो सब खत्म। और ये हमने 70 साल से देखा। आज आप 2014 के बाद से देखिए जितनी रेल मार्ग बना है वो एक रिकॉर्ड है, गूगल करके देख लो। जितने हाईवेज बने हैं 70 साल एक तरफ, ये 7 साल मोदी जी के एक तरफ, रिकॉर्ड है। जितने एयर डिफेंस सिस्टम हमारे भारत में आए हैं अरबों खरबों रुपए के, ये एक रिकॉर्ड है कि जितनी कीमत, जितना रक्षा बजट इस 7 साल में रखा गया, मोदी सरकार ने खर्च किया सेना को आधुनिक बनाने के लिए, वो 70 साल में नहीं हुआ। तुलना करके देख लो। और ये सब जो हो रहा है ये इसलिए क्योंकि देश का पैसा देश में लग रहा है। देश का पैसा कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में नहीं जा रहा। देश का पैसा लेकर कोई विदेश नहीं भाग रहा है। एक भी केस नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा करके, फर्जी लोन बैंक से लेकर, फर्जी कंपनी बनाकर, शेल कंपनी बनाकर भागा हो। यहां तक कि मोदी सरकार ने तो एनजीओ जो फर्जीवाड़े कर रहे थे उनके भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं। मदर टेरेसा जो ट्रस्ट है उन्होंने खुद अपने आप एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमारे को जो विदेश से पैसा आता है, चंदा आता है, हम उस पर बैन करना चाहते हैं, रोक लगाना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो विदेशी कानून कहता है फेरा का, वो जो नियम कायदा कानून भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एनजीओ के लिए बनाया है कि आप एनजीओ हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशन सो एंड सो फॉलो करनी पड़ेगी। 75% पैसा विदेश से आया हुआ फंड वो समाज के काम में लगाना पड़ेगा, 25% को आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो रिश्वत दे दो, जितना विदेश से फंड आ रहा है आप खर्च करो या ना करो, गृह मंत्रालय आपको एनओसी दे देगा। रिश्वत से एनओसी मिल जाएगी। उस पैसे से आप धर्मांतरण करो, उस पैसे से आप कुछ भी देश विरोधी गतिविधि करो, कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी सरकार आई है तो इन शेल कंपनियों पे, ये फर्जी एनजीओ पर कार्रवाई होनी शुरू हुई, जिसका परिणाम यह है कि आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। ये शेल कंपनियों का जो नाम आया, अब इस तरह से खुलासा हो रहा है कि उसमें जो राजनीतिक दल के नेता ये सोचते होंगे, आप सोच सकते हैं कि किसी प्रदेश का गृह मंत्री और जो एनसीपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके हेड शरद पवार हैं, कोई शरद पवार की पार्टी के नेता को जेल में डाल सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि लोग कहते हैं शरद पवार तो बहुत बड़ा नाम है। क्या बड़े हुए? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। लोग कहते हैं शरद पवार जी अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन हां, जब अनिल देशमुख फंसे तो उनसे इस्तीफा लिया गया। इसके लिए ये होना ही चाहिए, नैतिकता है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं, अनिल परब पे लग रहे हैं, वो भी इस केस में फंसेंगे, उन पर भी आरोप है। क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में आपको बता दूं, जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे, सीबीआई को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था कि ये जो अनिल देशमुख हैं, ये गृह मंत्री जब थे, मैं कमिश्नर मुंबई था, उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग में मनमर्जी की पोस्टिंग पाने के लिए आईपीएस अफसरों से मोटा पैसा रिश्वत में लिया जाता था। यह आरोप जब लगाया, सीबीआई ने इसकी कॉपी ईडी को दी, ईडी ने जांच करी, सीबीआई अलग जांच कर रही है, लेकिन ईडी ने जो पता लगाया कि वाकई में ऐसा हुआ है। और आपको बता दूं, यह पता लगाया गया कि 12 आईपीएस अधिकारी ऐसे पाए गए जिनको मनमर्जी की पोस्टिंग नियमों को ताक पे रख के की गई। यानी कुछ दिन पहले ट्रांसफर हुआ है कहीं और, वो ऑर्डर थे, फिर उसके बाद उनकी पोस्टिंग कहीं हो गई और जो मलाईदार जगह मानी जाती थी। ये बता रहा था कि जब एक पोस्टिंग हो गई आईपीएस की तो कम से कम 1 साल तो आदमी रहेगा।
लेकिन नहीं, वो तत्काल दूसरी पोस्टिंग ये जता रहा था और बता रहा था। किसके रेफरेंस से हुई है, अधिकारियों ने बता दिया ईडी को। और इसीलिए परमवीर सिंह की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण थी इस सारे मामले में। यानी आप देखिए कि जब कोई मान लीजिए कोई 50 लाख 1 करोड़ रुपया देकर आईपीएस अधिकारी अपनी पोस्टिंग करवाएगा, तो उसकी पोस्टिंग होगी तो पहले तो वो 1 करोड़ कमाएगा, और जब वो 1 करोड़ अपने वसूली करेगा, यही है वसूली, सरकार वसूलेगा वो जनता से। तुम 2 नंबर का धंधा करो, मुझे पैसे लाओ। तुम होटल पूरा नियम कायदे कानून ताक पे रख के चलाओ, मुझे पैसे दो। आप बार चलाओ, कुछ भी करो, ड्रग माफिया कुछ भी करें, हमें पैसे दो। बस ये सब चलता रहेगा। ये चलेगा तो वसूली चलेगी, तो अधिकारी का पहले 1 करोड़ वसूली करेगा, उसके बाद अपने जेब के लिए करेगा। ये महाविकास अघाड़ी सरकार महाविकास वसूली हो गई और वसूली कर रही है, तो इस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर इस टाइम केंद्र में मोदी सरकार के बजाय कोई और सरकार या कांग्रेस होती तो ये कार्रवाई कभी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि सब मैनेज हो जाया करता था। तुम खाओ हम भी खाएं, जनता जाए भाड़ में, यही तो चला है। 70 साल यही रहा है। नेता जो एक बार 5 साल के लिए मंत्री एमएलए एमपी बन गया, वो तो बन गया। कैसे बन गया भाई? एक नौकरी पेशा आदमी पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो मेरे जैसा आदमी एक मकान नहीं बना पाता 100 गज का। एक बेटी की शादी हो, इसी में सारा कर्जा भी हो जाता है। लेकिन ये नेताओं का पेट कितना बड़ा है कि ये फलते फूलते जाते हैं, अरबों खरबों, कई कई मकान, दुकान, फैक्ट्रियां कहां से आती है? ये अब पता लग रहा है जब ये कार्रवाई ईडी ने की है कि ये तो फर्जी कंपनियां बना लेते हैं, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में खा लेते हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के नेताओं के ऊपर जब कार्रवाई होगी, इनके परिवार के परिवार जब जेल में जाएंगे, तो एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और बाकी भी नेता भ्रष्टाचार करने के पहले 100 बार सोचेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए मोदी जी धन्यवाद है के पात्र हैं, जिनके नेतृत्व में और अमित शाह के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। और अनिल देशमुख और एनसीपी के लिए यह मुसीबत का समय इसलिए है क्योंकि अभी और कुछ नामों का खुलासा होना बाकी है। उद्धव ठाकरे जी इस बात पे ध्यान देते कि उनके मातहत काम करने वाले लोग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनको रोकते। नहीं रुक रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। वंदे मातरम।